सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं चक्षु पब्लिकेशन का हिंदी प्रैक्टिस पेपर 4। दोस्तों पिछले वीडियो में आप सभी ने अच्छा प्यार दिया और आगे ही ऐसे बनाए रखें। और जो भाई बहन चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाग से है। प्रश्न संख्या 1, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6, 7, 9 और 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। काव्य में 9 रस माने जाते हैं। और इन रसों में तो दोस्तों काव्य में 9 रस माने जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। नेक्स्ट हमारा है करुण रस। करुण रस। नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस। नेक्स्ट है हास रस। हास रस। और रौद्र रस। रौद्र रस। उसके बाद भयानक रस। भयानक रस। बीभत्स रस। बीभत्स रस। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस। और नेक्स्ट है शांत रस। ये हमारे कुल 9 रस माने गए हैं जो इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 2, अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है? 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 9। अस्थाई भावों की संख्या जो है वो 9 है जो इस प्रकार से है। चलिए इनको देखते हैं। तो पहले है रस, लिख लेते हैं और उसके बाद होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। पहला रस है श्रृंगार रस। इसका अस्थाई भाव है रति। दूसरा है करुण रस। करुण रस। इसका अस्थाई भाव है शोक। नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस। इसका अस्थाई भाव है उत्साह। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हास रस। हास रस। इसका है हास। इसके बाद आता है रौद्र। रौद्र रस। इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस। इसका अस्थाई भाव है भय। चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद है बीभत्स रस। बीभत्स रस। इसका अस्थाई भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा। नेक्स्ट है अद्भुत रस। इसका अस्थाई भाव है विस्मय। नेक्स्ट है शांत रस। इसका अस्थाई भाव है निर्वेद। ये हमारे जो है 9 रस हैं उनके अलग अलग अस्थाई भाव दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, वो अगले वर्ष आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संबंध कारक। ये संबंध कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों संबंध कारक की बात की जाए तो किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं और ये संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले पद संबंध कारक कहलाते हैं। वाक्य वो अगले वर्ष आएगा में संबंध कारक है और ये वो शब्द किसी से संबंध को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 5, ठीक ठीक
न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी और तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 6। बचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना या दांत तालू में जमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, थूक कर चाटना। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा जो थूक कर चाटना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। ऑप्शन है सारा राज उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, और मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव या केतली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केतली। केतली जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 9। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो ये मगधी अपभ्रंश है, अधमागधी अपभ्रंश है, खग अपभ्रंश है या सौरसेनी अपभ्रंश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 10। 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? मित्रों ध्यान रखना, नहीं है पूछा गया है तो रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली अथवा भक्तमाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्तमाल। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भक्तमाल जो है इसके रचयिता हैं नाभादास या नाभाजी, और इनकी रचना काल जो है ये संभवत 1560 से 1680 के बीच माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 11। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना या परेशान करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत दौड़ धूप करना। बहुत दौड़ धूप करना इसका जो है वाक्य प्रयोग है। अर्थात इसको देखते हैं, श्याम 1 महीने में एड़िया घिस रहा है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। तो ये उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है कि बहुत दौड़ धूप करना अर्थात एड़िया रगड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 112 देखते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ऑप्शन है वो दूर से बहुत दूर आ रहा है, वो दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वो गा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, वो दूर से बहुत दूर से आ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वो निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, या उसने कहा मैं अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत या संभाव्य भूतकाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संभाव्य भूतकाल। और जिस क्रिया से भूत के समय की अपूर्ण क्रिया की संभावना होती है या आशंका व्यक्त होती है, वहाँ पर संभाव्य भूतकाल होता है। तो ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियाजित, इंद्रिया निग्रह या इंद्रियातीत या इंद्रधनुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रियातीत। इंद्रियातीत जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र अभद्र, भय साहस, मूढ़ ज्ञानी। तो ये तो सब सही है। और मान्य धान्य, मान्य धान्य
सही नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मान धन क्यों नहीं सही है? क्योंकि मान्य का जो है होता है अमान्य, मान्य का विलोम होता है अमान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? लाल, ललाट, लालिमा या ललाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ललाट। ललाट मीन्स होता है मस्तक और ये मस्तक का पर्यायवाची है ललाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 18 है सीता सखियों सहित, ये अंडरलाइन किया गया है, पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो समुच्च बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी संबंध बोधक है। संबंध बोधक इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19 है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास का, तत्पुरुष समास का, द्विगु समास का अथवा द्वंद्व समास का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये अव्ययीभाव समास का है, उदाहरण है। प्रत्यंग जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है वहाँ पूर्व पद प्रधान होता है और अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे प्रतिदिन, उदाहरण देते हैं प्रतिदिन, ये प्रतिदिन हो जाएगा। तो प्रतिदिन का हो जाएगा प्रतिधन दिन, प्रति और धन दिन, ये हो जाएगा प्रतिदिन का। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। यथा धन शक्ति, यथा धन शक्ति। और नेक्स्ट है अर्थात यथा शक्ति में जो है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 20। ये है पौधन, गलत है, ये पौ होना चाहिए। पौधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयाद, वृद्धि या यण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अयाद से। अयाद जो है संधि का उदाहरण है, अर्थात ये है पौधन अन, पौधन अन बराबर हो जाएगा पावन, जो अयाद संधि का उदाहरण है। और श्रोधन अन, श्रोधन अन बराबर हो जाएगा श्रवण, श्रवण हो जाएगा। नेधन अन बराबर हो जाएगा नयन। और पौधन अक बराबर हो जाएगा पावक। ये रहे कुछ इसके उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठतालव्य है? ई, आ, औ या ऐ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ए। और ए जो है कंठतालव्य स्वर है और ई जो है ई हमारा है तालव्य है यानी दीर्घ स्वर है। और आ जो है कंठ ये स्वर है, दीर्घ स्वर है ये भी। और औ और जो है कंठों से जो है दीर्घ स्वर संधि है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 22। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ला, पा, चा और टा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये ला। ला हमारा जो है अंतस्थ व्यंजन है। और जैसे कुछ उदाहरण और देख लेते हैं इसके। तो उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ है जैसे यह है और रा है, ला है और वह है, ये अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, अर्थात भीतर रहने वाला, अंदर का या भीतरी मन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 23 से लेकर के 25 तक का दिया गया है। तो इसको पहले निर्देश देखते हैं। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न में वाक्य के खंडों को बांटकर उन्हें ए, बी, सी और डी की संज्ञा दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य पढ़कर और खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। यदि खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं है, उत्तर के रूप में चिन्हित करें। चलिए प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न हमारा है 23 नंबर प्रश्न है। कई नई साहित्यिक आंदोलन चले, नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला और नई नई प्रतिभाएं प्रकाश में आई, तो कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये
अर्थात ऑप्शन बी ये में त्रुटि मिल रही है। ऑप्शन ये में त्रुटि मिल रही है और ऑप्शन ये यहाँ से यहाँ तक का है। तो इसमें दिया गया है कई नई साहित्यिक, तो कई नए साहित्यिक आंदोलन चले, या नई के स्थान पर हो जाएगा नए। कई नए साहित्यिक आंदोलन चले, नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला और नई नई प्रतिभाएं प्रकाश में आई, तो ये फिर सही वाक्य हो जाएगा। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 23 हो गया। नेक्स्ट हमारा है 24। 24 है, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि तो है इसमें, ऑप्शन बी में इसमें त्रुटि है कि राहुल का दूध। तो शुद्ध वाक्य है, रेखा ने अमित को आवाज लगा कर कहा राहुल का दूध रसोई के ऊपर रखा है। तो की यहाँ से हटा देना है, ये की एक्स्ट्रा लगा हुआ है। और रेखा ने अमित को आवाज लगा कर कहा राहुल का दूध रसोई घर के ऊपर रसोई गैस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये की हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें त्रुटि देखते हैं कौन सी त्रुटि है। तो उसने खूब परिश्रम किया, उसके बाद क्योंकि अच्छे अंक मिले, अर्थात उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि अच्छे अंक मिले, तो उसे यहाँ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, उसे नहीं होना चाहिए। तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, जुगुस्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस और बीभत्स रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीभत्स रस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा होता है और आलंबन, घृणित वस्तु, आश्रय, दृश्य को प्रत्यक्ष करने वाला व्यक्ति और संचारी भाव यानी मोह, गलाने, असंवाद जो है व्याधि आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये बीभत्स रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 27। मित्रों 27 की बात करें तो निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम पहचानना है, तो ये बी सी ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें पहचानना है। पूर्ण विराम हमारा ये ऑप्शन में होगा, ये हमारा पूर्ण विराम होगा। अब चलिए कुछ पूर्ण विराम को देख लेते हैं जो आगे दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं नाम और यहाँ लिखते हैं चिन्ह। आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो ये पूर्ण विराम होता है इस तरह। फिर होता है अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम होता है। और नेक्स्ट होता है योजक। योजक, योजक इस तरह होता है। और फिर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहेगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह ये इस तरह होगा, यह होगा इस तरह होगा, ये उद्धरण चिन्ह होगा। चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक, लोप सूचक चिन्ह हमारा है इस तरह। उसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की बात की जाए तो ये होता है इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टीका सूचक, टीका सूचक, टीका सूचक है। नेक्स्ट है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक। तो ये हो जाएगा इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों के बीच एक अल्पज्ञ व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, मूर्खों के बीच एक अल्पज्ञ व्यक्ति। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 29। 29 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है या वहाँ भारी भीड़ थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरे ऊपर कृपा करें। ये अशुद्ध वाक्य है। और मित्रों इसका शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा करें। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा मुझ पर कृपा करें। हो जाएगा मुझ पर कृपा करें, कृपा करें। ये हो जाएगा मुझ पर कृपा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर। 30 देखते हैं। जिस वाक्य में साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य के मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। उसको कहा जाता है संयुक्त वाक्य। बी इसका सही आंसर होगा। और जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोग द्वारा होता है उसे जो है संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, राम ने बहुत परिश्रम किया किंतु असफल रहा। एक उदाहरण देखते हैं। राम ने बहुत परिश्रम किया, राम ने बहुत बहुत परिश्रम किया, परिश्रम किया किंतु असफल रहा, असफल रहा। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 31। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वाक्य कहलाते हैं क्रम वाक्य, वाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या सरल वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतवाच्य। बी इसका सही आंसर होगा। और कृतवाच्य होता है तो जैसे उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण होता है जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। ये इसका जो है उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 32। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है या हम घूमने जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामू खाना खा रहा था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। रामू खाना खा रहा था, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। और नेक्स्ट हमारा है माँ खाना बना चुकी है, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। और नेक्स्ट है मुझे बाहर जाना है, तो ये हो जाएगा वर्तमान, वर्तमान। और हम घूमने जाएंगे तो ये हो जाएगा भविष्य, यानी भविष्य काल हो जाएगा, भविष्य काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 33। 33 हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है, लड़का, प्राण, घोड़ी या चिड़िया। तो इसका सही उत्तर जो होगा हो जाएगा प्राण। प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 34। 34 है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देव देवी, मामा मामी, कांत कांति या गधा गधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांत कांति, क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है। कांत कांति इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 35। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परसर्ग कहते हैं। जो हिंदी के शब्दों में बाद में जोड़े जाते हैं वो शब्दांश जो है परसर्ग कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 36। 36 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन या ऊनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीविका। आजीविका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दो उदाहरण देख लेते हैं। तो ये है पहला हमारा है आशीर्वाद, ये है आरसीवाद लिखा हुआ है, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट है अध्ययन देख लेते हैं। तो अध्ययन क्या के बारे में बात करते हैं। अध्ययन जो है इस तरह लिखा जाएगा, अध्यया या और न, इस तरह अध्ययन लिखा जाएगा।
और नेक्स्ट हमारा आया था आजीविका, तो ये सही है। और ये ऊनी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ऊनी, ये इस तरह हो जाएगा ऊनी। और आजीविका जो है आजीविका लिखा हुआ है आजीविका, तो ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 37। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए शब्द होगा अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या अनुयायी। जाएगा अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं, यानी अनुपम होता है वो। इसी प्रकार इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अनुपम का होता है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। नेक्स्ट हमारा अल्पज्ञ है, बहुत कम जानने वाला, बहुत कम जानने वाला अल्पज्ञ। जिसकी उपमा ना दी जा सके वो अनुपम। और किसी विषय का ज्ञाता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। और अनुयायी किसी दूसरे का अनुसरण करने वाला जो हो उसे अनुयायी कहा जाता है। अनुपम, अनुपम का मतलब होता है जिसको कोई उपमा न दी जा सके। अल्पज्ञ का होता है जो बहुत कम जो है कम जानने वाला है। और ज्ञानी है जो किसी विषय का ज्ञाता है, या अनुयायी है जो किसी दूसरे का अनुसरण कर साथ उस रास्ते पर चल रहा है। तो इसमें पूछा गया है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो वो हो जाएगा अनुपम, अर्थात ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 38। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। अलौकिक, कुटिल, सांसारिक या दुनियावी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलौकिक। लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। और कुटिल का हो जाएगा सरल, कुटिल का हो जाएगा सरल। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। और सांसारिक का हो जाएगा पारलौकिक, पारलौकिक। और दुनियावी कोई शब्द ही नहीं है। तो ये इस तरह रहे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 39। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द बताइए। दिनकर, नरेश, कलाधर और सारंग। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये दिनकर। दिनकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं इसको। दिनकर का और अन्य पर्यायवाची शब्द है दिनेश, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड और अंशुमाली। इसी प्रकार नरेश का है भूप, भूपत, नरपात, भूपाल, राव, नरेंद्र, नृप और नरना, महीप। इसी प्रकार कलाधर का होता है रजनीश, सोम, सुधांशु, राकापति, चंद्रमा, राकेश, चांद, मयंक। और सारंग का होता है धनुष, पिनाक, सरासन, चाप और कमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 40। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन है, अनुशासन है, अनुशंसा है या अनुशासित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुशासन। अनुशासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम अच्छा गायक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। श्याम, श्याम अच्छा गायक है, अच्छा गायक है। तो ये इसके उदाहरण हैं। और दूसरा है मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है। मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 41। 41 है जिन संज्ञाओं में से एक प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन संज्ञाओं में एक प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश जो है, देश इसके उदाहरण है देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल इत्यादि। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक की बात की जाए तो किसी व्यक्ति के स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता आदि। इसी प्रकार भाववाचक की बात की जाए तो भाववाचक में देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का जो बोध कराता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे दया, कृपा, यौवन, गुरुत्व आदि। और नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जाए तो इसमें है जिस संज्ञा शब्द में किसी सामग्री और पदार्थ का बोध हो वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे सोना, चांदी, पानी, घी और ऑक्सीजन आदि। यही हमारे इस तरह के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 42। निम्नलिखित शब्दों में से
विदेशी शब्दों को पहचानिए। निद्रा, अचरज, अलमारी और कबूतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलमारी। ये जो है विदेशी शब्द है, अलमारी विदेशी शब्द है। और ये अरबी में जैसे अल्लाह, अदालत, आदमी, औरत, मजबूर, मजबूर इत्यादि। और तुर्की में है उर्दू, कैंची, कुर्ता, बारूद और सुराग आदि। पुर्तगाली में है अलमारी, अनानास, पपीता और नीलाम आदि। तो अलमारी जो है ये है विदेशी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 43। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रस्तर, जामुन, तेल या पौत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामुन। और जामुन जो होता है इसका होता है तत्सम होता है जम्बू। इसका तत्सम होता है जम्बू और ये तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 44। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम को पहचानिए। कारण, लोहा, बंदर और दूध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारण हो जाएगा, कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा कारण। अब चलिए इसका थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। कारण का होता है एक कारण, कारण का होता है, एक मिनट इसको फिर से लिखें। कारण, कारण का होता है तत्सम कारण होता है। कारण का तत्सम कारण होता है लोहा, लोहा का होता है लौह और बंदर का होता है, बंदर का होता है वानर। इसी प्रकार चौथा जो हमारा ऑप्शन है दिया है दूध, ये दूध दिया गया है और दूध का होता है दुग्ध, दूध का होता है दुग्ध। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, कारण। ऑप्शन ये कारण इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 45। हमारा नंबर है 45। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है या प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है वो उपसर्ग है, उपसर्ग ये है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 46। 46 नंबर है। हमें यथाशक्ति, अंडरलाइन किया गया है, दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानना है। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। और जिस समास से पूर्व पद प्रधान होते हैं वो अव्यय भी होते हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं यथा योग, यथा विधि, भरपेट, प्रतिदिन, आजन्म और प्रतिकूल। और नेक्स्ट हमारा है द्विगु समास। तो द्विगु समास के उदाहरण हैं, द्विगु समास का उदाहरण है चतुर्भुज, त्रिलोक, पंचामृत, सप्ताह, पंचमढ़ी और नवरत्न है। और नेक्स्ट हमारा है तत्पुरुष समास। तो लोकप्रिय, तत्पुरुष समास का उदाहरण है लोकप्रिय, भयाकुल, स्नान घर, गौशाला और धनहीन, राजपुत्र और घुड़दौड़, ये सब हैं। चलिए और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के उदाहरण है पीताम्बर, दशानन, दिगंबर, घनश्याम और कमल नयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये अव्ययीभाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 47। 47 नंबर है। महेश्वर, महाधन, ऐश्वर्य में कौन सी संधि समाहित है या कौन सा नियम समाहित है? तो आधन आ बराबर ए, आधन आय बराबर आय, आधन ए बराबर आय या आधन आय बराबर ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधन आय बराबर आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधन आय बराबर आय। ये आय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, अगला ये पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ रहा है, उसके बाद आंसर देना है। तो 48 से 50 तक के इसके पद्यांश दिए गए हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर उपयुक्त विकल्प से चुन करके देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। हवा चले अनुकूल तो नावें नौसिखिए भी खेलेते हैं।
सहज डगर पर लंगड़े भी बैसाखी से चल लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं, रोशन कर लाखों चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं कई बहारों को, फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, बहती नदियाँ से पानी भी प्यास बुझाना आसान है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, और वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो इस पद्यांश के आधार पर चलिए उत्तर देते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, कभी उन्हें नमन कर रहा है जो सरल मार्गों पर चलते हैं, दूसरे को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं या लहरों पर नाव चलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। ये दूसरों को प्रेरणा देकर जो मरते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 49 है, कविता में बैसाखी का भावार्थ है एक फसल, एक महीना और सहारा या सीढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा। कविता जो है, कविता में बैसाखी शब्द का जो प्रयोग किया है उसका भावार्थ है सहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी की प्यास बुझाना आसान है में अलंकार है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण या उपमा अलंकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आज के हमारे ये प्रश्न थे हिंदी के जो पूरे हुए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।